बना दीजिए और एडमिन बना दिए, मैडम को एडमिन बना दीजिए, नहीं तो बात नहीं कर पाएंगे। जी सबको बना दिया आप। जी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। हाँ चलिए, थैंक यू। चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन और सेवा भारती के साथ हमारी ये 260वीं वेबिनार है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विभिन्न विषयों पर हम आपके समक्ष अपने स्पीकर्स के माध्यम से हर सप्ताह हर रविवार 4 से 5 जुड़ते हैं और प्रयास रहता है कि कुछ इसी तरह के विषय जो बच्चों के क्षेत्र में और समाज के क्षेत्र में रहे, जिस पर हम चर्चा करें, बातचीत करें। इसी क्रम में आज हम एक विषय मीडिया की भूमिका के ऊपर बात करने वाले हैं कि बच्चों के विकास में बच्चों की रिपोर्टिंग को लेकर के मीडिया की क्या भूमिका होनी चाहिए। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 74 और पॉक्सो एक्ट की धारा 23 भी मीडिया के लिए एक क्लियर कट गाइडलाइन देती है कि किस प्रकार से मीडिया को रिपोर्टिंग में क्या क्या चीजें रिपोर्ट करनी चाहिए और क्या चीजें रिपोर्ट नहीं करनी चाहिए। किसी भी स्थिति में ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में किसी भी बच्चे की आइडेंटिटी डिस्क्लोजर अपने आप में इन दोनों एक्ट के तहत एक अपराध की श्रेणी में रखा गया है। इसी पर आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई है डॉक्टर निधि खरे सिन्हा, alumni of NLIU Bhopal, completed her BA, LLB and LLM in criminal law, holds a PhD from NLSIU Bangalore. She is also UGC NET qualified. She is the founder of Upkritam, a firm that mentors legal scholars through research guidance and academic support. बहुत लंबा अनुभव है मैडम का बच्चों के साथ काम करने में। चूंकि NLIU भोपाल की हैं तो हमारा स्वागत है कि हमारे शहर से ही हमारे बीच में आज कोई किसी दूसरे शहर से जुड़ा है। बहुत बहुत स्वागत है मैम। So I request you to kindly put forward your words on the subject, the role of media specifically in upbringing the children. Over to you, ma'am. आपका माइक बंद है मैम। जी, थैंक यू सो मच। फर्स्टली मुझे इस इवेंट के लिए बुलाने के लिए एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल द मेंबर्स हु हैव जॉइंड फॉर दिस मीटिंग। आज हम बात करेंगे रोल ऑफ मीडिया की। जब हम बात करते हैं द रोल ऑफ मीडिया इन सेफ गार्डिंग राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, और बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस बारे में बात करें क्योंकि चाइना के बाद एक्चुअली इंडिया ही है ऐसी कंट्री जिसमें सेकेंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स है। तो बहुत जरूरी है समझना कि जो मीडिया है वो किस तरह से बच्चों के राइट्स की जब बात आती है तो उसे प्रोटेक्ट करता है, उसे प्रमोट करता है। बट वही मीडिया अगर उसका अनगाइडेड यूसेज हो, अगर कंट्रोल्ड तरह से उसे यूज नहीं किया जाए तो वो ऑप्रेसर भी बन सकता है और वो उन्हीं बच्चों के राइट्स को वॉयलेट भी कर सकता है। आज के सेशन में मैं आपसे बात जिस बारे में करूंगी उसमें हम बेसिकली पहले तो हम मीडिया को समझेंगे कि ये मीडिया है क्या। जब हम बात करते हैं रोल ऑफ मीडिया इन सेफ गार्डिंग राइट्स ऑफ चिल्ड्रन तो मीडिया बोल रहे हैं तो किस उस एम्बिट में आता क्या क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे कि मीडिया का रोल क्या रहा है, क्या पॉजिटिव रोल रहा है, क्या नेगेटिव रोल रहा है, एंड फिर हम बात करेंगे कि इस पॉजिटिव और नेगेटिव रोल पे चेक रखने के लिए लॉ क्या है। कुछ लॉज की बात सर ने अभी की, शंकर सर ने, एंड कुछ और लॉज हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। उन लॉज के रहते भी अगर चाइल्ड के राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो वो क्यों हो रहे हैं और हम क्या सोल्यूशंस अडॉप्ट कर सकते हैं जिससे मीडिया को हम पॉजिटिवली यूज करें बच्चों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, और ये इंश्योर करें कि वो मीडिया बच्चों के राइट्स को वायलेट करने के लिए यूज ना किया जाए। शुरू करते हैं समझने से कि मीडिया होता क्या है। मीडिया की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये है कि कोई भी मीडियम अगर इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करने के लिए, उसे स्प्रेड करने के लिए या लोगों से कनेक्ट करने के लिए यूज किया जा रहा है तो हम उसे मीडिया कहते हैं। अब यूजुअली जब भी हम बच्चों के राइट्स की भी बात करते हैं तो हमेशा हमारा ध्यान जाता है रिपोर्टिंग पे, ट्रेडिशनल मीडिया पे, जिसमें हम न्यूज़पेपर्स, टेलीविजन, रेडियो की बात करते हैं। बट जब बात बच्चों के राइट्स की आती है तो सिर्फ ट्रेडिशनल मीडिया नहीं, विद टेक्नोलॉजी जो डिजिटल मीडिया आ गया है वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाता है और उसके रोल को भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आज इस वेबिनार के थ्रू मैं आप लोगों से ट्रेडिशनल मीडिया और सोशल मीडिया दोनों की बात करूंगी कि कैसे वो प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं और एट द सेम टाइम वो बच्चों की राइट को वायलेट भी कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे यहाँ पे लीगल एक्सपर्ट्स हैं, आगे जाके जो कि इस रिकॉर्डिंग को देखेंगे उसमें से भी काफी सारे लोग ये जानते होंगे कि जब हम ट्रेडिशनल मीडिया की बात करते हैं जिसमें न्यूज़पेपर्स, न्यूज चैनल्स, हमारा रेडियो, इसको हम फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, वॉच डॉग ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। और ऐसा हम इसलिए कहते हैं क्योंकि एक्सपेक्ट किया जाता है मीडिया से कि वो गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करेगा। और सही बात यह है कि कहीं ना कहीं
अगर हम देखें तो मीडिया ने ये रोल बखूबी निभाया भी है। हम बहुत सारे कैंपेन्स पहले भी रहे हैं, अभी भी चलते हैं, जिसमें मीडिया कैंपेन्स के थ्रू, डॉक्यूमेंट्रीज के थ्रू इन चाइल्ड राइट्स को, इनके इश्यूज को पब्लिसाइज करता है। आपने बचपन बचाओ आंदोलन सुना होगा, बेटी बचाओ आंदोलन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सर्व शिक्षा अभियान, ये सारे जो कैंपेन्स हैं, इसमें मीडिया का रोल काफी पॉजिटिव रहा है इन कैंपेन्स को इम्पोर्टेंस देने में, इन कैंपेन्स को बढ़ाने में। एट द सेम टाइम क्योंकि हम अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं मीडिया ने एक इन्वेस्टिगेटिव रोल भी बखूबी निभाया है, और जहां राइट्स वायलेट हो रहे थे बच्चों को, उसको सामने भी लाया है। आई एम श्योर आप सबने सुना होगा जब मुजफ्फरपुर शेल्टर होम का अब्यूज जो स्कैंडल था वो सामने आया। इस केस में जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस है, टिस, उसने एक सोशल ऑडिट रिपोर्ट सबमिट की थी बिहार गवर्नमेंट को, जिसमें उन्होंने बताया कि बहुत सारे अक्रॉस बिहार कुछ ऐसे चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पर बच्चों का अब्यूज हो रहा है। इसको हम मुजफ्फरपुर शेल्टर होम स्कैंडल इसलिए कहते हैं क्योंकि मुजफ्फरपुर में एक स्पेसिफिक चाइल्ड केयर बालिका गृह था, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन, जहां पर बहुत सारे ऑलमोस्ट 30 to 40 लड़कियां थी जिनके साथ फिजिकल और सेक्सुअल अब्यूज हुआ था। और इस पूरे मैटर को लाइमलाइट में लाना, स्टेट गवर्नमेंट का रोल कैसे वो कवर अप करना चाह रहा था उसको दिखाना, और जो कोर्ट्स हैं उनका अटेंशन ड्रॉ करने में मीडिया का एक बहुत बड़ा हाथ रहा। और लाइक आई सेड, ट्रेडिशनल मीडिया में हम बात करते हैं न्यूज चैनल्स की, अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल मीडिया ऑल्सो, जब हम टीवी चैनल्स देखते हैं, आई एम श्योर आपके घर में अगर बच्चे हैं या आप लोग टेलीविजन देखते हैं तो आपने बालिका वधू सीरियल जरूर सुना होगा। बालिका वधू एक ऐसा सीरियल था जिसने वो लिटरली हाउस होल्ड स्टोरी बनाया चाइल्ड मैरिज के इशू को, और इतनी सेंसिटिविटी के साथ उस इशू को प्रेजेंट किया, और उस बारे में एक पब्लिक एडवोकेसी की तरह उसको प्रेजेंट किया, और उसको एक विषय बनाया बातचीत का, जिसके बाद चाइल्ड मैरिज के बारे में काफी बात होने लगी, वो हर घर में डिस्कस होने वाला एक टॉपिक मिला। तो ऐसे सिर्फ न्यूज चैनल नहीं, जो हमारे टीवी चैनल्स थे उन्होंने भी, जो हमारे कंटेंट वाले चैनल होते हैं जो कंज्यूम किए जाते हैं इन टर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट, उसने भी एक बहुत बड़ा हाथ निभाया। हम ट्रेडिशनल मीडिया में जब बात करते हैं तो क्योंकि हम फोन्स की भी बात करते हैं, बहुत सारे लोगों ने कभी देखा होगा कि मोबाइल पे कई बार SMS आते हैं, अलर्ट्स आते हैं, कई बार अगर वेदर खराब होने वाला है उसका, अगर आप किसी सेंसिटिव जोन में रहते हैं तो अगर अर्थक्वेक है उसका अलर्ट आता है। तो इन सारी चीजों के लिए भी मोबाइल्स को यूज किया जाता है। हम जब बच्चों की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कई बार वैक्सीन डेट के रिमाइंडर्स भेजे जाते हैं थ्रू SMS, एंड स्कूल्स कब रीओपन हो रहे हैं, स्कूल्स बंद रहेंगे क्या नहीं बंद रहेंगे बिकॉज ऑफ लेट्स से रेन्स, या इन सब चीजों के लिए भी SMS यूज किया गया है। तो मीडिया का यूज, ट्रेडिशनल मीडिया का काफी अच्छे तरह से यूज किया गया है फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ चाइल्ड राइट्स। बट जहां पॉजिटिव यूज रहा है, वहीं कहीं ना कहीं एक केयरलेस बिहेवियर, एक इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर के चलते बच्चों के राइट्स वायलेट भी इस ट्रेडिशनल मीडिया ने किए हैं। मैं आपको फिर वही मुजफ्फरपुर शेल्टर होम का जो एग्जाम्पल है वो देती हूँ। उस केस में आप देखेंगे कि बहुत सारे न्यूज चैनल्स थे उस टाइम पे जिन्होंने इस चीज को सामने तो लाया, बट एट द सेम टाइम जो विक्टिम की डिटेल्स थे, बच्चों की एज, उनकी आइडेंटिटीज, उनको पब्लिश किया, जो कि लाइक सर सेड बिल्कुल अलाउड नहीं है। ये सेम चीज हमने 2018 का जब कथुआ रेप केस हुआ था, आपको याद होगा, एक 8 year old गर्ल थी जिसका गैंग रेप और मर्डर हुआ था, उसमें भी आप बिलीव नहीं करेंगे 12 लीडिंग मीडिया हाउसेस थे जिन्होंने ना सिर्फ बच्ची का नाम बल्कि फोटोग्राफी पब्लिश की। ये केस इनफैक्ट कोर्ट गया और कोर्ट ने हर एक मीडिया हाउस पे 10 लाख रुपए का फाइन लगाया। ऐसा ही एक केस था 2013 का, जहां पर एक मीडिया चैनल है, काफी लीडिंग न्यूज चैनल है, उसने एक एक्सपोज किया चाइल्ड ट्रैफिकिंग रैकेट को मणिपुर में। बट बहुत अच्छी चीज थी कि उसने एक्सपोज किया, पर एट द सेम टाइम उनसे गलती ये हुई कि उन्होंने जो विक्टिम्स की फोटोग्राफ्स थी, उनके एज, उनके नाम, ये भी साथ में पब्लिश किए। अब ये आप कह सकते हैं ये इररिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म है, कल को न्यूज चैनल से कह सकते हैं हमने ध्यान नहीं दिया, हमसे गलती हो गई, बट दिस मे पास एज रेकलेस। बट हम बहुत सारे इंस्टेंसेस देखते हैं जहां पर जो एक्टिविटीज हैं जो न्यूज चैनल्स करते हैं उसे हम रेकलेस नहीं कह सकते, वो इंटेंशनल क्लियरली दिखता है। और वो होता है जब वो अपनी TRPs के लिए
बच्चों से रिलेटेड न्यूज को सेंसेशनलाइज करते हैं। हम जब भी, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या आप लोग ऑनलाइन न्यूज पढ़ते हैं, गूगल न्यूज पढ़ते हैं, तो आपने देखा होगा एक ही न्यूज से रिलेटेड 4-5 आर्टिकल्स होंगे। अब मेरे न्यूज ग्रुप का आर्टिकल कोई क्यों पढ़ेगा, ये मैटर करेगा कि मैंने हेडलाइन क्या यूज की है, राइट? तो इसको हम कहते हैं क्लिक बेट, कि मेरे न्यूज आइटम पे या मेरे न्यूज रिपोर्टिंग पे, उस आर्टिकल पे, या मैंने वीडियो बनाया उस पे कोई क्यों क्लिक करेगा, इसके लिए मैं उसे बेट देता हूँ। अब ये बेट इतनी अट्रैक्टिव लगे व्यूअर्स को, इसके लिए कई बार न्यूज चैनल्स अननेसेसरीली हॉरिफिक डिटेल्स, ग्रूसम डिटेल्स प्रेजेंट करते हैं रिलेटेड टू द चाइल्ड विक्टिम, या फिर जो उस विक्टिम के साथ हुआ है, जो कि लीगली सही नहीं है। हमने इसका इंस्टेंस देखा निर्भया का, जब गैंगरेप हुआ था। आई एम श्योर एवरीबॉडी रिमेंबर्स दैट केस। 2012 में जब ये गैंगरेप हुआ, तो न्यूज चैनल्स ने जिस तरह से इस पूरी रिपोर्ट के बारे में बात की, विक्टिम की इंजरीज, आई विटनेस अकाउंट्स, लिटरली प्ले बाय प्ले उस चीज को देखना कि विक्टिम का खून कहाँ गिरा था, आयरन रॉड कैसे यूज हुई, जिस विक्टिम की बात हो रही है, और इवन ऑडियंस में जो बच्चे हैं, वो जब ये चीज देखते हैं तो उनके लिए ये काफी ट्रॉमेटिक है। ये चीज हमने तब भी देखी 2017 में, आपने सुना होगा हसीनी रेप मर्डर हुआ था। उस केस में भी जो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। वन ऑफ द न्यूज़पेपर्स, उन्होंने अपनी जो हेडलाइंस रखी थी वो ये थी, चेन्नई हॉरर, 7-year-old molested, suffocated, burned, dumped on highway। आप इस डिटेल में, इस एक्सटेंट तक जाके आप उस बच्चे की इंजरीज बता रहे हैं, उसके साथ क्या हुआ बता रहे हैं, ये उस बच्ची के राइट्स का वायलेशन है, उस बच्ची की डिग्निटी का वायलेशन है, राइट? सिमिलरली हमने देखा 2019 में जब एक बच्ची थी ट्विंकल शर्मा, उसका मर्डर हुआ, तो जो उन्होंने एक इमेज डाली थी बच्ची की, वो इस बच्ची की एक ग्रेनी ब्लर्ड फोटो थी जो एक डंप साइट पे थी, और उस फोटो के नीचे उन्होंने टाइटल डाला था, स्ट्रे डॉग्स ड्रैगिंग द कॉप्स। हम जब किसी भी बच्चे की बात करते हैं, या नॉर्मली भी हम बात करते हैं, तो हम हमेशा कहते हैं यू शुड गिव डिग्निटी टू द डेड ऑल्सो। यहाँ स्पेसिफिकली जब बच्चे की बात हो रही है, तो इस तरह की रिपोर्टिंग जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ सेंसेशनलिज्म, टीआरपीज, ये बहुत बहुत ही गलत है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ उन विक्टिम्स के साथ हुआ है जो बच्चे डिसीज थे, ये बहुत ही डेली लाइफस्टाइल का भी एक मैटर है। एक्चुअली आप देखेंगे ऑन अ वेरी 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 डिफरेंट नोट, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। हमारे एक बहुत फेमस फिल्म एक्टर हैं, उनके फादर की डेथ हुई, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगी, आई एम श्योर पीपल विल अंडरस्टैंड। उनके फादर की डेथ के बाद जो उनकी बेटी है, शी वाज देन 16 years old, वो ब्यूटी पार्लर गई। तो सिर्फ सोशल मीडिया नहीं, कुछ न्यूज़पेपर्स, लीडिंग न्यूज़पेपर्स जो शायद आपके और हमारे सबके घरों में आते होंगे, उन्होंने इस पे पूरा आर्टिकल लिखा कि कैसे दैट गर्ल इज सो इनसेंसिटिव दैट शी इज विजिटिंग अ ब्यूटी पार्लर जस्ट 2 days or 3 days आफ्टर हर ग्रैंडफादर्स डेथ। इस तरह से ट्रोल करना एक बच्चे को विदाउट थिंकिंग कि इससे उस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या मेंटल ट्रॉमा होगा, द काइंड ऑफ अब्यूज दैट शी वाज सब्जेक्टेड टू। एंड हो सकता है किसी को सुन के ये लगे कि अच्छा नहीं, वो सेलिब्रिटीज हैं, उनकी पब्लिक लाइफ है, इसलिए दे आर यूज्ड टू इट। ये सिर्फ सेलिब्रिटीज के साथ नहीं होता, और ये सिर्फ न्यूज चैनल्स नहीं करते। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, आपके खुद के टीवी शोज जो आप देखते हैं, बहुत सारे लोग अपने बच्चों के साथ बैठ के देखते होंगे, वो रियलिटी शोज जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। मैं कोई स्पेसिफिक इंस्टेंस कोट नहीं करूंगी और किसी स्पेसिफिक चैनल का नाम नहीं लूंगी, बट आपने देखा होगा बहुत सारे जो डांस शोज हैं, आपने देखा होगा कई बार जजेस ह्यूमिलिएट करते हैं बच्चों को, अननेसेसरी कमेंट, इनअप्रोप्रिएट कमेंट उनकी पर्सनल लाइफ पे, उनके पेरेंट्स पे करते हैं। एंड उस बच्चे के साथ जो बच्चा है स्टेज पे प्रेजेंट है, आप जब इस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं, तो वो उस बच्चे के लिए बहुत गलत है, उसकी कंप्लीटली उसकी डिग्निटी के अगेंस्ट जाके ये कमेंट्स किए जाते हैं। एंड इसका आई थिंक एक ब्लेटेंट एग्जाम्पल था, अगर आपको याद हो गई, हमने बात की है आरुषि तलवार मर्डर केस की। अगर आपको याद हो, जब ये मर्डर केस का ट्रायल चल रहा था, आई थिंक दिस वाज वन ऑफ द वेरी फेमस केसेस जहाँ पे ट्रायल बाय मीडिया वाज इन इट्स वर्स्ट पॉसिबल मैनर। एंड वहां पर अगर आपको याद हो, जब इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, न्यूज चैनल्स पे जो हम आज भी देखते हैं कि जजमेंट आने से पहले, इनफैक्ट अरेस्ट होने से पहले भी न्यूज चैनल्स अपनी थ्योरीज बना देते हैं कि किसने क्या किया होगा। आरुषि तलवार केस में ये विदाउट एनी एविडेंस उस बच्ची के कैरेक्टर के बारे में,
कि उसके इलिसिट रिलेशनशिप्स थे, उस डोमेस्टिक हेल्थ जो हम हेमराज था who was the second deceased in this case, उसके साथ उसके इलिसिट रिलेशनशिप थे. एंड क्वेश्चन ये है कि जब न्यूज चैनल्स इस तरह की बात कर रहे हैं एक डिसीज्ड विक्टिम के बारे में, एक डिसीज्ड बच्चे के बारे में, क्या कोई अकाउंटेबिलिटी है? न्यूज चैनल्स विक्टिम्स की आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर देते हैं, क्या कोई एक्शन लिया जाता है? क्या लिटरली कोई लॉ है जो इस चीज के बारे में बात करता है? ऑफ कोर्स जैसे सर ने बात की, देयर आर लॉज इन इंडिया. उससे पहले हम एक बार इंटरनेशनल सिनेरियो देखते हैं, क्योंकि जो इंडिया के लॉज हैं वो बहुत ही हेविली इन्फ्लुएंस्ड है बाय द इंटरनेशनल लॉ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ चाइल्ड. तो इंटरनेशनल लेवल पे जब हम देखते हैं तो यूडीएचआर है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो आर्टिकल 25 में कहता है कि देयर शुड बी स्पेशल केयर एंड असिस्टेंस फॉर चाइल्डहुड. एक स्पेसिफिक कन्वेंशन है जो बच्चों के लिए है, दैट इज द यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, यूएनसीआरसी. ये 4 मेन प्रिंसिपल्स देता है और ये कहता है कि नो चाइल्ड शुड बी सब्जेक्टेड टू डिस्क्रिमिनेशन. जो भी पॉलिसीज गवर्नमेंट्स बनाती हैं, दे शुड बी इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड. ये ध्यान रखना चाहिए स्टेट को कि जो बच्चे हैं उनका राइट टू लाइफ, सर्वाइवल, डेवलपमेंट ये प्रॉपरली हो, एंड जो भी बच्चे के व्यूज हैं उनको प्रॉपरली रिस्पेक्ट किया जाए. जब हम, क्योंकि हमारा लॉ इंटरनेशनल लॉ से काफी हेविली इन्फ्लुएंस्ड है, हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं आर्टिकल 21 जो प्राइवेसी और डिग्निटी की बात करता है, वो ऑफ कोर्स बच्चों पे भी एक्सटेंड करता है, उनकी भी प्राइवेसी और डिग्निटी रिस्पेक्ट की जानी चाहिए. और इसीलिए आर्टिकल 15 क्लॉज 3 भी आपने देखा होगा, एक स्पेशल प्रोविजन क्रिएट करता है बच्चों के लिए कि आप फंडामेंटल राइट्स बच्चों को के प्रोटेक्ट करने के लिए आप स्पेशल प्रोविजंस लॉज में बना सकते हैं. और ये तब भी एक्सटेंड होता है जब मीडिया इंट्रूड करता है बच्चों की प्राइवेसी में. उसके अलावा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जो लेट्स से आर्टिकल 39F की जब हम बात करते हैं तो उसमें क्लियरली लिखा है दैट स्टेट्स को ये ध्यान रखना होगा, ऐसे मेजर्स लेने होंगे जिससे ऐसी अपॉर्चुनिटीज और फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए बच्चों के लिए, जिससे वो एक हेल्दी वे में डेवलप हो और किसी भी तरह से उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो सके. इसके अलावा जैसे सर ने बात की थी, पॉक्सो एक्ट है जो क्लियरली ये कहता है कि अगर कोई बच्चा है जो चाइल्ड जो सेक्सुअल ऑफेंस का विक्टिम है बच्चा, आप उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकते. जेजे एक्ट में सिमिलर पेनल्टी है कि सिमिलर प्रोविजन है कि अगर कोई चाइल्ड है जो हु इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ और इज इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, उसकी भी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की जा सकती अंडर एनी सर्कमस्टेंस. इसके अलावा पॉक्सो और जेजे एक्ट के अलावा भी हमारे पास प्रोविजंस हैं जो ये बहुत क्लियरली ले डाउन करते हैं कि जब विक्टिम चाइल्ड हो या फिर ऑफेंडर भी चाइल्ड हो तो उनकी आइडेंटिटीज को प्रोटेक्ट करना, ये जो भी मीडिया चैनल्स हैं, इवन कोर्ट्स, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. हम आईपीसी की बात करते हैं जो बीएनएस है, उसमें सेक्शन 228A जो था आईपीसी का, अब वो 72 है बीएनएस में, वो क्लियरली कहता है कि जो सेक्सुअल ऑफेंस के विक्टिम्स होते हैं उनकी डिस्क्लोज नहीं की जानी चाहिए आइडेंटिटी. फॉर टीवी चैनल्स वी हैव केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल्स 1994 जो प्रोहिबिट करते हैं किसी भी ऐसे प्रोग्राम के ट्रांसमिशन को जहां पर कुछ भी ऐसा दिखाया जा रहा है जो बच्चों के डिग्निटी को ऑफेंड करता है या फिर इट्स नॉट इन गुड टेस्ट. और जब हम इसे पॉक्सो गाइडलाइंस के साथ पढ़ते हैं तो ये क्लियरली कहता है कि आप चाइल्ड की आइडेंटिटी ऐसे केसेस में रिवील नहीं कर सकते. हमारे पास प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के नॉर्म्स भी हैं जो 2010 में जिन्होंने गाइडलाइंस इशू हुई थी, जो ये कहता है कि जो भी एडिटर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, उन्हें सेंसेशनल कवरेज अवॉइड करना चाहिए. अगर आप किसी विक्टिम की बात करें, आप उसके आइडेंटिटी को रिवील नहीं करेंगे, एनोनिमस तरह से बात होनी चाहिए. और जब भी आप रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं तो आपकी जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू चिल्ड्रन. और इन लॉज के ये लॉज ऑब्जर्व किए जाएं, लॉज का कंप्लायंस हो, इसको चेक करने के लिए भी हमारे यहाँ बॉडीज हैं इंडिया में, रेगुलेटरी बॉडीज है. आपने सुना होगा नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स होंगे, चाइल्ड राइट्स हैं जो गाइडलाइंस इशू करते हैं मीडिया हाउसेस के को रिपोर्टिंग के लिए कि आप कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं. एट द सेम टाइम उनके पास ये भी पावर होता है कि वो सुओ मोटो रिव्यू कर सकते हैं, खुद से रिव्यू कर सकते हैं कंप्लेंट्स को, और अगर गवर्नमेंट एक्शन ले रही है तो क्या एक्शन लेना है उसे रेकमेंड कर सकते हैं. इसके अलावा ऑफ कोर्स मिनिस्ट्री ऑफ आईएनबी है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, जो ये देखते हैं कि जो लॉज बनाए हैं उनने उनका कंप्लायंस हो.
सिर्फ लॉज नहीं, इनफैक्ट जजमेंट्स भी आए हैं बहुत क्लियर करने के लिए इस स्टैंड को कि बच्चों की आइडेंटिटी रिवील करना। जेजे एक्ट का वायलेशन है, पॉक्सो का, हमने 2022 का केस है इन रेप डिस्ट्रीब्यूशन एंड अनदर, वहां पे हमने क्लियरली देखा कि जब बच्चों की पर्सनल डिटेल्स रिवील की गई बाय न्यूज़पेपर, जुवेनाइल्स थे, तो उन्होंने क्लियरली कहा कोर्ट ने कि जेजे एक्ट का वायलेशन है और उन्होंने पब्लिशर्स पे पेनल्टी भी लगाई। उसके बाद आई एम श्योर आप लोगों ने सुना होगा निपुण सक्सेना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, जिसमें आईटी रूल्स जो हैं 2011 के, उसका एक प्रोविजन है जो ये कहता है कि अगर कोई ऑनलाइन कंटेंट डाल रहा है कोई व्यक्ति, तो उस व्यक्ति की डिटेल्स आप क्या है ये आप ले सकते हैं, उस व्यक्ति की डिटेल्स को ट्रेस करना कंप्लीटली अलाउड है। पर सुप्रीम कोर्ट ने इस रूल को पूरी तरह से इनवैलिड कहा और कहा कि कल को अगर ये बच्चा है जो ऑनलाइन कंटेंट क्रिएट कर रहा है, और क्योंकि आपके पास कोई आप डेटा रिटेन कैसे कर रहे हैं उस व्यक्ति का, किस तरह से उसे सेव करेंगे, इसके आपके पास कोई प्रॉपर रेगुलेशंस नहीं है, तो ऐसे ब्लैंकेट डेटा रेगुलेशंस, अगर ब्लैंकेट डेटा रिटेंशन लॉज हैं, तो वो डेफिनेटली प्राइवेसी को वॉयलेट कर सकते हैं, स्पेशली जब वो ओरिजिनेटर बच्चा हो कंटेंट का। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो ट्रेडिशनल मीडिया को लेके रूल्स बहुत क्लियर हैं, irrespective of the violations that are happening by media houses, TV channels, रूल्स बहुत क्लियर है ट्रेडिशनल मीडिया के लिए कि आप बच्चों की आइडेंटिटी, चाहे वो बच्चे विक्टिम हो या ऑफेंडर्स हो, आप उनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकते, और आपका जो कंटेंट है, आप जो भी कंटेंट दे रहे हो, दैट हैज टू बी चाइल्ड सेंसिटिव। ये है ट्रेडिशनल मीडिया की बात। बट जब हम बात सोशल मीडिया की करते हैं, एंड सोशल मीडिया से कई बार हम लोग एक लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, हमें लगता है सोशल मीडिया मतलब फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, टिकटॉक, ऐसा नहीं है। एक्चुअली सोशल मीडिया हर वो मीडिया है जिससे आप एक इंटरेक्शन पॉसिबल कर पा रहे हैं अपनी सोसाइटी के। तो अगर आप एक शॉपिंग ऐप भी एक्सेस कर रहे हैं जहां आप अपनी डिटेल्स डाल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एज सिंपल एज समथिंग एज Amazon, फ्लिपकार्ट, आप अपने बच्चों की शॉपिंग कर रहे हैं, फर्स्ट ट्राई, ये सारे एप्स भी आपकी सोशल मीडिया का पार्ट बनते हैं। एंड आप इस सुन के सरप्राइज होंगे दैट इंडिया में बिटवीन द एज ऑफ 10 to 14 ईयर्स 83% ऐसे किड्स हैं जो स्मार्टफोन्स का यूज करते हैं और सोशल मीडिया का यूज करते हैं। तो ये 83% जो बच्चे हैं, ये सिर्फ 10 to 14 ईयर्स के बीच में, इससे छोटे बच्चे भी बहुत ज्यादा एक्सेसिव यूज करने लगे हैं फोन्स का। आई एम श्योर हमारे घर में बच्चे हैं, हम सब देख रहे हैं आसपास की आप हर ऑलमोस्ट छोटे से छोटे बच्चे के हाथ में आज आप फोन देखेंगे एंड सबको यूट्यूब खोलना आता है, बच्चे कॉल लगा लेते हैं, बच्चे बात कर रहे हैं, बच्चे कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। अब एज लॉन्ग एज ये कंटेंट अच्छा है, जो कि बहुत सारा कंटेंट, आपको मैं एग्जांपल देती हूँ, अगर आप देखें जो इस तरह का कंटेंट है, आप एडटेक देखिए, एडटेक स्पेशली कोविड के बाद जो एडटेक प्लेटफॉर्म्स है, उन्होंने जो ग्रोथ देखी है, दैट्स यू नो दैट नोज नो बाउंड्स, क्योंकि एक जो डिजिटल लिटरेसी आई है, नॉट जस्ट आप यूट्यूब एक वन ऑफ दोज वेज है जिसमें ये चैनल्स पर्कुलेट करें, बहुत सारे एजुकेशनल एप्स भी आ गए हैं, गवर्नमेंट एप्स आ गए, एनजीओज ने एप्स बनाए हैं बच्चों को एजुकेट करने के लिए। एंड स्पेशली जो बच्चे रूरल एरियाज में हैं, जिनके पास वैसी फैसिलिटीज नहीं है जो अर्बन एरिया में रहने वाले बच्चों के पास है, उनके लिए ये एडटेक प्लेटफॉर्म्स बहुत ज्यादा यूजफुल हुए हैं। आप देखिए हर कॉन्सेप्ट आज आपको यूट्यूब पे उसका एक वीडियो मिल जाएगा या कहीं ना कहीं एक चैनल मिल जाएगा जो उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करेगा। एनसीईआरटी की पूरी बुक्स का सिलेबस है एडटेक प्लेटफॉर्म से, काफी अच्छे से समझाया गया है। एंड कोविड के टाइम पे एक बहुत अच्छी चीज थी, जैसे बहुत सारे जो चैनल्स थे, बैजूस है, खान अकेडमी है, जो एडटेक प्लेटफॉर्म्स है, इन्होंने फ्री लेसन्स दिए हैं रीजनल लैंग्वेजेस में बच्चों को, क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे एंड उनके लर्निंग सफर कर रही थी। उस टाइम पे फ्री ऑफ कॉस्ट लेसन्स प्रोवाइड किए इन लोगों ने। और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ एजुकेशन, बहुत सारे आप एक्टिविटी बेस्ड वीडियोस देखेंगे जो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हैं। क्रिएटिव लर्निंग के लिए बहुत सारे DIY, जो आपने सुना होगा, डू इट योरसेल्फ एक्सरसाइजेस है, आर्ट एंड क्राफ्ट की चीजें, म्यूजिक सीखने का, आज आप कुछ भी सीखना चाहते हैं ऑनलाइन आप सीख सकते हैं, डांस सीखना, एवरीथिंग इज पॉसिबल थ्रू इंटरनेट। इसके अलावा नॉट जस्ट आपके ये यूट्यूब चैनल्स, आप देखेंगे जो क्लोज्ड चैनल्स हैं जिसमें क्लोज कम्युनिकेशन होता है, व्हाट्सएप फॉर एग्जांपल, आप देखे होंगे, आप ही के बच्चे आप लोग देखते होंगे जो उनके टीचर्स हैं,
वो व्हाट्सएप पे कनेक्टेड है बच्चों के साथ, बहुत सारा कम्युनिकेशन सब्जेक्ट से रिलेटेड उस पे होता है। एनजीओज, ऑर्गेनाइजेशंस, हर कोई आजकल अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एंड बहुत सारा, आप देखिए ये जो ऑनलाइन टॉक शोज होते हैं, इसमें आपने देखा होगा कि चाइल्ड राइट्स लॉयर्स को बुलाया जाता है, हम पॉडकास्ट देखते हैं, हम टॉक शोज देखते हैं, बहुत सारी क्राउड फंडिंग ड्राइव्स आपने देखी होगी, लीगल एड प्रोग्राम्स जो पहले शायद एक कोने में कहीं हो रहा होता है, उसके बारे में लोगों को बताना कि वो क्या है, ये सब कुछ पॉसिबल हो पा रहा है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, राइट। एंड मैं आपको एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल देती हूँ कि इस सोशल मीडिया ने कैसे बच्चों को हेल्प किया है। एक ऐप है, बोलो ऐप, दिस आल्सो कॉल्ड रीड अलोंग बाय गूगल। ये जो रूरल एरियाज में बच्चे होते हैं उनको बोलना सिखाता है, उनकी फ्लुएंसी बेटर करता है हिंदी और अदर इंडियन लैंग्वेजेस में। तो वो आपको हिंदी कैसे बोलना है, इंग्लिश कैसे बोलना है, वो आपके साथ बोल के आपको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बताता है। तो क्योंकि इंडिया में प्रोनाउंसिएशन इज अ ह्यूज प्रॉब्लम, ये एप्स बच्चों को बहुत सिग्निफिकेंटली हेल्प कर रहे हैं। कोविड के टाइम पे एक दीक्षा करके गवर्नमेंट का एडटेक ऐप है जो मैंडेटरी था बच्चों के लिए, जिससे वो पढ़ सकते थे, अपनी क्लासेस उससे अटेंड कर सकते थे। आपने देखा होगा बच्चों के लिए एनिमेशंस वाले वीडियोस बनते हैं फेसबुक, इंस्टा पर, ये बहुत सारी रील्स डली हुई हैं जिसमें चाइल्ड फ्रेंडली फॉर्मेट्स में कैंपेन्स को प्रमोट किया जा रहा है, बच्चों को समझाया जा रहा है। और अगर आप में से किसी के घर में भी अगर बहुत छोटे बच्चे हैं, तो आपने ये देखा होगा, अगर 1 to 4 years के बच्चे हैं तो आप देख रहे होंगे कि कोको मेलन से आप लोगों ने काफी सुना होगा, काफी सारे लोग कोको मेलन का नाम जानते होंगे, क्योंकि कोको मेलन के बहुत सारे वीडियोस हैं जो पड़े हुए हैं, और वो अगर आप वीडियोस देखें वो बच्चों को बहुत सारी अच्छी चीजें सिखा रहे हैं। आजकल बहुत सारे पेरेंट्स उन वीडियोस का यूज करते हैं बच्चों को फ्रॉम ABCD टू डेली हैबिट सिखाना। सो दीज आर द वेज आप देखेंगे बहुत ज्यादा एक्सेसिव यूज हो रहा है, बट पॉजिटिव यूज है। प्रॉब्लम तब आती है जब बच्चा इंटरनेट यूज कर रहा है और पेरेंट्स को नहीं पता या पेरेंट्स को समझ नहीं आ रहा है कि वो जो यूज है इंटरनेट का वो सही तरह से हो रहा है या नहीं। एक स्टडी की गई थी जिसमें ये पाया गया कि 18 साल से जो पहले के बच्चे, मतलब बाय द टाइम चिल्ड्रन रीच 18 years, जब उनसे एक सर्वे किया गया तो ये पाया गया कि देयर वर 54% ऑफ द पीपल हु सेड दैट बिफोर दे हैड रीच्ड 18 years of old, उन्होंने कहीं ना कहीं ऑनलाइन सेक्सुअल हार्म एक्सपीरियंस किया था, दे वर सेक्सुअली अब्यूज्ड ऑनलाइन। अब प्रॉब्लम यह है कि आपका बच्चा सेक्सुअली अब्यूज हो रहा है या इमोशनली अब्यूज हो रहा है ऑनलाइन चैनल पे, बट क्वेश्चन ये कि वो बच्चा जो अब्यूज कर रहा है उस बच्चे को, वो उस बच्चे तक पहुंच कैसे रहा है। कई बार ये पॉसिबल हो पाता है बच्चे की डिटेल्स क्योंकि उस अब्यूसर के पास होती हैं, और ये जो डिटेल्स होती है ये ज्यादातर बच्चे खुद ही शेयर कर रहे होते हैं। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताती हूँ जिसे कहते हैं डेटा हार्वेस्टिंग। बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, चिल्ड्रन के एप्स हैं, कई बार हम नेटफ्लिक्स एक्सेस करते हैं, कई बार हम कोई और एप्स यूज करते हैं जिसमें वो ये बात करते हैं कि क्या आपका बच्चा इस एज का है क्या नहीं, बच्चे की डिटेल्स मांगते हैं। और कई बार बच्चा अपनी एक प्रोफाइल क्रिएट करता है किसी ऐप पे जाके, किसी वेबसाइट पे जाके अपनी डिटेल्स डालता है, नाम डालता है, एज डालता है, जहां पर उसके गार्जियन को पता भी नहीं है कि उसने अपनी एक डिजिटल प्रोफाइल क्रिएट कर ली है। और ये तब है जब बच्चे अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हैं। कई बार पेरेंट्स बच्चों की प्रोफाइल क्रिएट करते हैं विदाउट रियलाइजिंग दैट दे आर शेयरिंग डिटेल्स अबाउट देयर किड्स। एंड इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। आपने देखा होगा इंस्टा पे आजकल बड़े सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिसमें बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स पेरेंट्स हैं जो अपने घर के वीडियोस डालते हैं रील्स में, उसमें उन रील्स में अपने बच्चों को भी इंक्लूड करते हैं, बताते हैं मेरा बच्चा ये है, यहाँ पढ़ रहा है, ये कर रहा है। आप कहीं ना कहीं जो ऑनलाइन अब्यूजर्स बैठे हैं, प्रेडेटर्स बैठे हैं, उनको आप अपने बच्चे के बारे में नॉलेज पूरी प्रोवाइड कर रहे हैं। आप बता रहे हैं कि आपका बच्चा कितना बड़ा है, वो कितना वल्नरेबल है, उनके लिए ये मैटर कर रहा है, और आप अननोइंगली अपने बच्चे की सारी डिटेल्स दे रहे हैं। एंड दिस इज थ्रू योर सोशल मीडिया अकाउंट्स। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एक कंपनी का आपने नाम सुना होगा, ये बहुत ही ज्यादा फेमस कंपनी है, firstcry.com। फर्स्टक्राई ने एक ग्रुप बनाया, उन्होंने एक पेरेंट्स के लिए एक पोर्टल क्रिएट किया
जिसमें उन्होंने कहा कि आप अपने बच्चे का बर्थ वेट और फोटोग्राफ डालिए और उसके बाद हम पर्सनलाइज्ड आपके बच्चे के लिए कंटेंट हम आपको बताएंगे कि आपके बच्चे के वेट और फोटोग्राफ पे डिपेंड करती है कौन सा कपड़ा उस पर अच्छा लगेगा। प्रॉब्लम तब हुई जब ये रियलाइज हुआ दैट ये जो डेटा है ये गूगल को शेयर किया गया एंड पेरेंट्स की इसमें कोई कंसेंट नहीं थी। सो दिस इज वन वे जहां आपके बच्चे की डिटेल्स ले ली जाती हैं एंड आप अननोइंगली अपनी बच्चे की डिटेल्स शेयर करते हैं, उसकी डिजिटल आइडेंटिटी बनाते हैं और वो डिजिटल आइडेंटिटी आगे मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे शेयर होती है। ऐसे सिमिलर केसेस हम बहुत सारे और भी चैनल्स पे देखते हैं जिसमें अलग तरह से शॉर्ट वीडियो एप्स के थ्रू, आपने टिकटॉक सुना होगा जिसे बाद में इंडिया में बैन किया गया। ये जो चाइनीज ऐप है टिकटॉक और आपने आई एम श्योर आपने नाम सुना होगा, क्वाई है, लाइक है, इन प्लेटफॉर्म्स को यूज किया जा रहा था टू ग्रूम अंडर एज गर्ल्स फॉर पोर्नोग्राफिक कंटेंट। बहुत सारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम ग्रुप्स थे जिन्हें बाद में पता चला कि हाउ दे वर बीइंग यूज्ड टू क्रिएट चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज वीडियोस। एक बहुत फेमस केस है इंस्टाग्राम ग्रुप का बॉयज लॉकर रूम। ये एक ग्रुप था जिसमें काफी ज्यादा अंडर एज गर्ल्स के न्यूड फोटोज वीडियो शेयर किए जा रहे थे एंड कुछ इन्हीं ग्रुप के मेंबर्स ने बाद में जाकर इन्फॉर्म किया उस चीज के को लेकर रिपोर्ट किया और इस ग्रुप का जो क्रिएटर था उसके अगेंस्ट एक्शन लिया गया। बट ये बहुत एक्सटेंड तक हो रहा है, कई बार पेरेंट्स को पता भी नहीं होता है कि उनका बच्चा ऐसी डिटेल्स शेयर कर रहा है। और ये बच्चे कैसे शेयर करते हैं, एक कॉन्सेप्ट है ऑनलाइन ग्रूमिंग का, जहां पर जो ऑनलाइन प्रेडेटर्स हैं वो इन बच्चों से फेसबुक के थ्रू फेक प्रोफाइल्स बना के फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करते हैं और फिर उन्हें उनसे इमोशनली एक कनेक्शन बनाने के बाद फिर उन्हें एक्सप्लॉइट करना शुरू करते हैं, उन्हें मैनिपुलेट करते हैं। चेतन भगत की एक बुक है 400 डेज, काफी अच्छी बुक है और उसने इस इशू को टच किया है जहाँ पे कैसे जो प्रेडेटर्स हैं वो बच्चों से कनेक्ट करते हैं, उनके फैमिली इशू समझने की कोशिश करते हैं कि अच्छा मम्मी पापा लड़ते हैं क्या, किस बारे में लड़ते हैं, अच्छा आपको कैसा लगता है, क्या आप सिक्योर्ड फील करते हो, आप मुझसे बात करो। इस तरह से वो एक इमोशनल कनेक्ट बता के फिर बाद में बच्चे की डिटेल्स लेके उसे सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करना शुरू करते हैं और फिर इसी कंटेंट को वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे पोर्नोग्राफिक ग्रुप्स में शेयर करते हैं, जो कि चाइल्ड राइट्स का क्लियर वायलेशन है। इसी से आता है एक दूसरा कॉन्सेप्ट साइबर बुलिंग का, जो बेसिकली इज नेम शेमिंग, बॉडी शेमिंग ऑफ द चिल्ड्रन, उनके वीडियोस रिकॉर्ड करना, उनकी कंसेंट के बगैर उनके वीडियोस को शेयर करना, और जहां पेरेंट्स को पता भी नहीं होता है कि ऐसा कंटेंट क्रिएट हुआ है उनके बच्चों का और शेयर हो रहा है। एक रीसेंट कॉन्सेप्ट है जो बहुत ज्यादा फेमस होने लगा है, जिसे हम कहते हैं डॉक्सिंग। डॉक्सिंग इज बेसिकली जहां माइनर बच्चों का, ऐसे बच्चे जो एक्टिविस्ट हैं, जिनकी पब्लिक प्रोफाइल्स हैं, उनकी डिटेल्स, उनके फोन नंबर्स, वो कहाँ रहते हैं, ये पर्सनल जो डिटेल्स हैं ये प्लेटफॉर्म्स पे शेयर कर देना, पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे, टू हैरास दोस विक्टिम्स, हैरास दोस चिल्ड्रन। ये ट्रेंड आजकल आने लगा है टू टारगेट अ पर्टिकुलर चाइल्ड, राइट। इन सारी चीजों की वजह से जब ये बच्चे इन सब चीजों का विक्टिम बनते हैं, इस साइबर बुलिंग का, इस डॉक्सिंग का, तो उनके अंदर इमोशनली इस चीज का ट्रॉमा बहुत ज्यादा सेटबैक क्रिएट करता है। कई बार वो एक एंजाइटी की सिचुएशन होती है बच्चे की, उसे समझ में नहीं आता, कई बार दे आर नॉट एबल टू ओपन अप टू देयर पेरेंट्स, कई बार पेरेंट्स सपोर्ट भी नहीं करते हैं, बच्चों को ही दोषी ठहराते हैं और बोलते हैं कि आपने ही कुछ गलत किया होगा, आपको कैसे नहीं पता चला, आप क्यों इतना फोन पे रहते हैं। एंड रादर देन हेल्पिंग आउट, वो बच्चा सपोर्ट उसको नहीं मिल पाता, एंड बिकॉज ऑफ विच अ नंबर ऑफ चिल्ड्रन tend towards self-harm, suicides, and ये बहुत ज्यादा देखा जाने लगा है आजकल, जहाँ बच्चों को कई बार पेरेंट्स भी जब सपोर्ट करते हैं उन्हें स्कूल से या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से या उनकी सोसाइटी से सपोर्ट नहीं मिलता। एंड ये सिर्फ तब नहीं है जब बच्चे विक्टिम्स हैं इस चीज के, जहाँ उनके साथ गलत हुआ है बहुत, क्योंकि आजकल का जो डिजिटल एनवायरनमेंट हो गया है उसमें ये बच्चे भी इंस्टाग्राम पे हैं। बहुत सारे बच्चे अपने
डेली लाइफ का, अपनी एक्टिविटीज के रील्स डाल के इंस्टा पे उसे अपलोड करते हैं, एंड उनकी फॉलोइंग है. You would be surprised, अभी 2 महीने पहले की ही बात है, that a girl committed suicide because she had drastically lost her Instagram followers in a couple of days. वो उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाएगी. अब वो Instagram followers कैसे वापस उसके कनेक्ट होंगे? Because of that pressure, she committed suicide. So this is a very dark side of how social media is influencing the lives of our children. And बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस, ऐसा नहीं है कि ये हो रहा है एंड हमारा जो लॉ है चिल्ड्रन के लिए, वो स्पेशली सोशल मीडिया में कैसे उनके राइट्स वायलेट हो रहे हैं इसकी बात नहीं करता. ट्रेडिशनल मीडिया को लेके भी पॉक्सो एक्ट बात करता है कि उनकी डिटेल्स डिस्क्लोज नहीं की जानी चाहिए. पॉक्सो एक्ट सोशल मीडिया पे भी क्लियरली बोलता है कि चिल्ड्रन अगर किसी भी पोर्नोग्राफिक कंटेंट में शेयर किए जाते हैं तो वो एक्ट एक क्रिमिनल एक्ट है, और जो भी वो कंटेंट शेयर कर रहा है उसे पनिश किया जाएगा. सिमिलर प्रोविजंस आईपीसी जो बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता, उसमें भी ऐसे प्रोविजंस है जो कहते हैं कि अगर आप किसी भी ऐसे ऑब्सीन मटेरियल जिसमें बच्चे हैं, अगर आप उसे उसका सेल करते हैं, उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसे एग्जिबिट करते हैं, ऐसे एक्सप्लॉयटेटिव मटेरियल को पब्लिश करना इज एन ऑफेंस अंडर आईपीसी. उसके अलावा वी हैव आईटी एक्ट जो क्रिमिनलाइज करता है चाइल्ड पोर्नोग्राफी को इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. हमारे आईटी रूल्स हैं जो इंटरमीडियरीज हैं, जैसे जो प्लेटफॉर्म्स है. आप कंटिन्यू रखिए मैडम प्लीज. तो जो इंटरमीडिएट गाइडलाइंस हैं, जैसे हमारे जो इंटरमीडिएट प्लेटफॉर्म्स होते हैं, यूट्यूब है, फेसबुक है, जहां पे एक कंटेंट क्रिएटर अपना कंटेंट डालता है और फिर उसके कंटेंट के कंज्यूमर्स हैं, तो ये प्लेटफॉर्म्स इंटरमीडिएरीज बनते हैं. और ये इंटरमीडिएरीज इस कंटेंट से हेवी रेवेन्यू जनरेट करते हैं. और क्योंकि ये रेवेन्यू जनरेट करते हैं तो लॉ ने इनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सेट की है कि आपको ध्यान रखना है आपके प्लेटफॉर्म पे जो कंटेंट आ रहा है वो चाइल्ड को अब्यूज तो नहीं कर रहा, चाइल्ड के राइट को वायलेट तो नहीं कर रहा. रूल्स ये रिक्वायर करते हैं दैट यू हैव टू अपॉइंट अ चीफ ग्रीवेंस ऑफिसर जो एक्नॉलेज करेगा कंप्लेंट को. विद इन 24 आवर्स में उस कंप्लेंट को, अगर कोई ऐसी कंप्लेंट आती है कि ऐसा कंटेंट डला हुआ है उनके प्लेटफॉर्म पे, तो वो विद इन 24 आवर्स उसे एक्नॉलेज करके विद इन 15 डेज उसको रिजॉल्व भी करना होता है. बट डिस्पाइट ऑल दीज लॉस, चाहे वो ट्रेडिशनल मीडिया के लेकर हो या फिर सोशल मीडिया को लेकर हो, इन लॉस के रहते भी हम केसेस देख रहे हैं. मैंने आपसे डिस्कस भी किया कि कैसे चाहे वो न्यूज चैनल्स हो जो बच्चों की आइडेंटिटी डिस्क्लोज करते हो, चाहे वो टीवी प्लेटफॉर्म्स हो जो जहां बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है एंटरटेनमेंट के लिए, चाहे वो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो जहां पर बच्चों के सेक्सुअली रिवीलिंग इमेजेस और वीडियोस अपलोड होते हैं, शेयर होते हैं. इन सब के लिए 2 लॉ है, बट क्यों वो काम नहीं करता, इसका रीजन अगर हम समझे तो उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये जो लॉज है ये रिएक्शन बेस्ड है, ये प्रोएक्टिव नहीं है. ये खुद से पहले से इंश्योर नहीं करते कि ऐसा कंटेंट डले ही नहीं. ये तब एक्टिव होते हैं जब वो कंटेंट डल चुका होता है. और प्रॉब्लम ये होती है कि बाय द टाइम ये एक्टिव होते हैं उस कंटेंट से जो हार्म पहुंचता है बच्चे को, वो ऑलरेडी सिग्निफिकेंट हार्म पहुंच चुका होता है. तो कल को आप कंटेंट रिमूव भी कर देते हैं तो वो जो बच्चा है वो ऑलरेडी इमोशनली और कहीं ना कहीं उस ट्रॉमा से वो गुजर चुका है. उसके अलावा देयर इज नो रियल टाइम मॉनिटरिंग, मतलब एक कांस्टेंट मॉनिटरिंग होनी चाहिए. जो कंटेंट अपलोड हो रहा है क्या वो सही है, क्या वो नहीं है. अगर कोई एक्सप्लॉयटेटिव वीडियो अपलोड हुआ है तो वो कितने दिन तक डला रहा, उसको कब हटाया गया, ये मॉनिटरिंग इंटरमीडियरीज या ये जो न्यूज चैनल्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, ये कोई जेन्युइनली कर नहीं रहा है. उसके बाद जो ग्रीवेंस प्रोसेस भी है, बच्चे हो उनके पेरेंट्स हो, जब वो ये कंप्लेंट्स फाइल करते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता है कि क्या एक्शन लिया गया. कंटेंट रिमूव किया गया तो उसके अगेंस्ट किसी कंटेंट क्रिएटर को पकड़ा गया, नहीं पकड़ा गया, उस कंटेंट क्रिएटर के अगेंस्ट क्या एक्शन लिया गया. कई बार वो रिस्पॉन्स का वेट करते रहते हैं, बहुत टाइम तक रिस्पॉन्स नहीं आता, वो साइबर सेल्स के चक्कर काटते हैं. एंड बाय द टाइम ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग, दैट चाइल्ड इज कॉन्स्टेंटली गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ ट्रॉमा. एंड
एट द एंड ऑफ द डे कोई अकाउंटेबिलिटी ऐसी है नहीं. अगर न्यूज चैनल्स हम कॉन्स्टेंटली देख रहे हैं, काफी टाइम से देख रहे हैं, डिकेड्स हो चुके हैं जब ये इंसिडेंट्स आ रहे हैं कि उनकी आइडेंटिटीज रिवील कर दी गई, बट बाद में पॉलिसी आ जाती है, इसमें उनके लिए एक पेनल्टी लग जाती है. बट अ चैनल और अ पब्लिकेशन प्लेटफॉर्म जो मिलियंस में अर्न कर रहा है, उनके लिए लैक्स का पेनल्टी प्रॉब्लली आउट ऑफ द ब्लू एक केस में देना इस मे नॉट बी दैट हार्श अ पेनल्टी, बट इट इज वेरी हार्श ऑन द चाइल्ड जिसके साथ ये गलत हुआ है. सो एक अकाउंटेबिलिटी का जो मैकेनिज्म है वो एडिक्वेट नहीं है प्रेजेंट लॉज में. इवन अगर हम पॉक्सो को भी देखें तो पॉक्सो का बहुत लिमिटेड इन्फोर्समेंट है व्हेन इट कम्स टू डिजिटल मीडिया, और क्योंकि आजकल मेजॉरिटी जो मीडिया है हमारा वो डिजिटल ही है, इसीलिए पॉक्सो एक्ट को एक बार री इवेल्युएट किया जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे जो साइबर पुलिसिंग है वो थोड़ा सा स्पीड अप हो. बट amid all this, क्या is there no solution to it? क्या ये मीडिया चैनल्स हमेशा ऐसे ही रिपोर्टिंग करते रहेंगे इनसेंसिटिव तरह से? तो ऐसा नहीं है. देयर आर सॉल्यूशंस which should be adopted and which should be made mandatory for all these social media and traditional media. अगर फॉर एग्जाम्पल जब हम ट्रेडिशनल मीडिया की बात करते हैं, अगर वो कोई भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो उस रिपोर्टिंग को सिर्फ मीडिया सेंसिटिव नहीं, उसे चाइल्ड सेंसिटिव बनाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप कोई भी डिटेल्स शेयर कर रहे हैं, कोई भी बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी डिटेल्स शेयर ना की जाए, अनोनिमिटी रहे. अगर आप इंटरव्यूज ले रहे हैं तो अगर आप पेरेंट्स का इंटरव्यू ले रहे हैं तो उनकी कंसेंट होनी चाहिए. बच्चे का इंटरव्यू अगर आप ले रहे हैं तो आप सोच समझ के लीजिए, आप पहले ही उस सेंसेशनलिज्म को अवॉइड कीजिए जो जनरेट होगी. आपने अभी देखा होगा जो रिसेंट क्रैश हुआ है एयर इंडिया का, उसमें एक बच्चे के बारे में बात आ रही है जो बहुत ही अननोइंगली जिसने उस एक वीडियो बनाया था उस क्रैश का, उसे ये रियलाइज ही नहीं हुआ कि उस वीडियो की वजह से उसके ऊपर क्या प्रॉब्लम आ सकती है. He was just creating a video, but that video was shared multiple times. Ultimately, the authorities have also asked him कि now he should cooperate, and his father is very unhappy with this entire process. वो कह रहे हैं कि नहीं, मेरे बच्चे ने लेसन रन कर लिया है, वो नहीं बनाएगा ये वीडियो. But the question is कि has that child been used by these sensational headline grabbing media channels? तो मीडिया चैनल्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो एक प्री पब्लिकेशन रिव्यू रखें जिसमें वो मल्टीपल स्टेजेस का रिव्यू होना चाहिए. अपलोड जब हो रहा है चीजें तब आप देखें, आप एक कमिटी बिठाएं जो देखेगी कि भाई जिस कमिटी में आपके चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, लीगल एक्सपर्ट्स हो सकते हैं, देखिए कि आपका जो कंटेंट है उसे वेट किया जाए कि क्या ये कंटेंट चाइल्ड सेंसिटिव है या नहीं, क्या ये कंटेंट कहीं ना कहीं चाइल्ड राइट्स को वायलेट तो नहीं कर रहा. उसके बाद आप कंटेंट टीम के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग्स रखिए, वर्कशॉप्स रखिए, रोल प्लेस कराइए, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट से उनकी ट्रेनिंग कराइए, लीगल मैंडेट्स लगाइए, जो आपके एडिटर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, एंड एक रिपोजिटरी की क्रिएट की जा सकती है ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस गाइडलाइंस. एक चेकलिस्ट की जा सकती है दैट व्हेन यू आर शेयरिंग कंटेंट ऑन योर न्यूज चैनल्स, क्या क्या चेकलिस्ट आपको क्या क्या आपको ध्यान रखना चाहिए टू इंश्योर दैट जो कंटेंट जा रहा है वो चाइल्ड सेंसिटिव है. उसके बाद जो इंटरमीडियरीज हैं, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करने की बहुत जरूरत है. इट इज इम्पॉर्टेंट दैट एक रियल टाइम फिल्टरिंग हो, चाहे वो AI जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं या ML मैनुअल लर्निंग फिल्टर्स होते हैं, उसके थ्रू आपने देखा होगा रिसेंटली, अगर आप में से कोई यूज करता है जो OTT प्लेटफॉर्म से, आपने देखा होगा आजकल वीडियोस के साथ एक वो आता है, रेटिंग आती है कि दिस इज 13+ और 16+, और वो अपने एक रीजंस देते हैं कि बिकॉज इसमें सेक्सुअल वायलेंस है, इसमें लेट्स से वायलेंस है, इसमें अब्यूसिव लैंग्वेज यूज की गई है, इस तरह की वो रेटिंग्स लगाते हैं. एट द सेम टाइम अगर आप यही कंटेंट बच्चे देख रहे हैं तो क्या कंटेंट दिखाना चाहिए बच्चों को, क्या नहीं, इस चीज के लिए आप फिल्टर्स लगाइए, राइट. अगर आप एक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसपे अगर ऐसे लेट्स से कोई कम्युनिटी है या कोई ग्रुप्स बने हैं जहाँ पे अब्यूसिव कंटेंट शेयर किया जा रहा है बच्चों से रिलेटेड, तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स को, उन ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए और उन ग्रुप्स को डिसमेंटल करना चाहिए. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर कोई भी
कोई भी फॉर एग्जांपल कोई ऐप है या कोई अकाउंट कोई वेबसाइट है जो आपका पर्सनल डेटा मांग रही है, तो वो कैसे उस डेटा को स्टोर कर रही है, कैसे उसका यूज हो रहा है, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो प्लेटफॉर्म ले और उसको रिपोर्ट करे प्रॉपर्ली गवर्नमेंट को। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उसके लिए स्ट्रिक्ट पेनल्टीज की जरूरत है। आप उन पे सिर्फ फाइन्स मत लगाइए, आप उनको सस्पेंड भी करिए। अगर कोई ऐसा फॉर एग्जाम्पल एज सिंपल एज न्यूज चैनल, आप उन पे हेवियर पेनल्टीज लगाइए, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ फाइन, आप पेनल्टीज लगाइए इन टर्म्स ऑफ सस्पेंशन ऑल्सो। एंड पब्लिक ब्लैकलिस्टिंग करिए अगर कोई ग्रुप्स है, राइट। For social media platforms, we can have multi-layer detection principles. यहाँ पे like I said, pre-upload scan हो सकता है। अगर कोई चैट और कमेंट ऐसा है, हम YouTube पे देखते हैं कि अगर कोई सस्पिशियस कमेंट होता है तो उसे फ्लैग की जाने का ऑप्शन होता है। अगर कोई चाइल्ड से रिलेटेड अपलोड है, अगेन यू वुड सी दैट if at all you're uploading any content on YouTube, तो YouTube आपसे पूछता है कि क्या ये कहीं ना कहीं एक चाइल्ड इश्यूज को टच करता है, can it be considered violative of child rights? So you have to take accountability and say that no, my content is not in any manner violating the rights of the child. So ये monitoring important है, right? But this is all from the perspective of policy and intermediaries. At the end of the day, since prevention is better than cure, important है कि parents सबसे पहले educate हों about how their kids how their children are working on internet, वो internet कैसे यूज कर रहे हैं, वो क्या कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। अगर आपका बच्चा आपका फोन लेके यूज कर रहा है तो कहीं ना कहीं एक वॉच बना के रखिए कि वो क्या यूज कर रहा है। बच्चों को एजुकेट कीजिए कि किस तरह का कंटेंट है अवेलेबल और कैसे अपने कंटेंट को, अपनी आइडेंटिटी को वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और अगर कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके साथ कोई गलत तरह से बिहेव कर रहा है, वो आपको इन्फॉर्म करें एज अ पेरेंट, एंड you should be aware of how you have to deal with it. So it's very important that parents and children are both educated on how to deal with online abuse and how and what should be the next steps that they should take. वो कैसे जाके साइबर सेल में से रिपोर्ट कर सकते हैं, उस प्लेटफॉर्म पे वो रिपोर्ट कर सकते हैं कि ये कंटेंट गलत है, अब्यूसिव कंटेंट शेयर किया जा रहा है। तो दिस इज द लॉ इन पिक्चर, ये स्टेप्स हम ले सकते हैं, बट एट द सेम टाइम like I always say, prevention is better than cure. And as parents and as children, it's very important that before falling prey to these activities, it's important that we ensure, we can always say that, you know, government अपना काम नहीं कर रही है, law अपना काम नहीं कर रहा है, इस intermediary ने अपना काम नहीं किया, but it is important that we protect ourselves from harm. So before using any content, हम बहुत जल्दी, कई बार for example हम Google पे अकाउंट बनाते हैं तो उसमें एक वो आता है कि टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ लीजिए। अब वो टर्म्स एंड कंडीशंस इतने छोटे अक्षरों में रहता है दैट barely anybody actually takes the time to read the whole terms and conditions. But कई बार वही टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जो हमारे डिटेल्स हमसे ले लेते हैं और फिर आगे बढ़ाते हैं और हमारी जो प्राइवेसी है उसे वायलेट करते हैं, कहीं ना कहीं उस वायलेशन में हम खुद एक पार्ट बनते हैं। So that's it what I have to say on this. I hope I was able to share some knowledge on this topic with you all. Thank you very much, Dr. Nidhi. दो बातें इसमें और रहती हैं जिसमें मुझे लगता है कि वी शुड टॉक रेगुलरली। IT Act 67B जो एक बड़ा प्रोविजन पॉक्सो एक्ट में देता है और एक यूनिकनेस देता है उसको अंदर की पॉक्सो की कोई भी कोर्ट 67B में भी कार्रवाई कर सकती है जहां बच्चे की आइडेंटिटी पोर्नोग्राफिक पर्पज के लिए डिस्क्लोज की जाती है। और डेफिनेटली पॉक्सो एक्ट में भी मुझे लगता है कि बहुत सारे चेंजेस की आवश्यकता है, not only in terms of the monetary, legal strict action has to be taken. So thank you very much. हमारे अध्यक्ष जी जुड़े हुए हैं, माननीय अध्यक्ष जी डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी। तो भाई सबसे निवेदन करूंगा कि अपना अध्यक्षीय उद्बोधन दें, उसके बाद हम इस सत्र को क्वेश्चन आंसर के लिए ओपन करेंगे। भाई साहब, डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी। भाई साहब। डॉक्टर कृपाशंकर जी, आज के हमारे इस वेबिनार में बच्चों से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय पर इतनी गंभीरता से चर्चा हुई है और मुझे इस पूरे बातचीत में यही लगता है कि जितना ये जो गलतियां होती तो नहीं है, की जाती हैं, मैं ज़्यादा कहूँगा, ये वास्तव में कानून के अभाव में नहीं होती। ये केवल कानून को के जो वो लोग गलतियां करते हैं जो ये गलती यह गलत है, और जब जो आदमी जानता है कि गलत है तब गलती होती है तो वो ज़्यादा चिंताजनक होती है। इसलिए मुझे लगता है इसमें सबसे बड़ी आवश्यकता है
जैसे कहा कि सरकार अपना रोल करती है, सरकार का अपना महत्वपूर्ण काम यही है कि अगर कोई अपराध करता है, संज्ञान में आता है तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए, तो ये होता है। दूसरा, कानून इसके लिए होना चाहिए, तो कानून बने हुए हैं। अब सबसे बड़ी आवश्यकता केवल इस बात की है कि अगर कहीं कोई गलत हो रहा है तो अधिकांश लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। जो इग्नोरेंस है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो हमें इग्नोरेंस से बाहर निकलना पड़ेगा। जिसको इस बारे में जानकारी है, जो इसके लिए रिलायबल है, जो इसके लिए समझता है, और जो सबसे जिसको फर्स्ट हैंड रिस्पॉन्डर होना चाहिए, वो अपनी ड्यूटी अगर ठीक से करता है, तो मुझे लगता है सारी समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। और सबसे बड़ी कारण यही है कि हम लोग लगता है कि हमारा काम नहीं है, तो जिसका काम है वो करेगा। और बच्चों के मामले में तो ये मानना चाहिए कि सब हमारा काम है। जैसे ये बच्चे हैं, ऐसे मेरे बच्चे हैं। बच्चे सब बराबर होते हैं। बच्चे ना गरीब होते हैं, ना अमीर होते हैं, ना छोटे के होते हैं, ना बड़े के होते हैं। बच्चे तो बच्चे हैं, और ये बच्चे सब देश के बच्चे हैं। अगर इनके साथ कुछ भी होता है तो पूरा का पूरा प्रभाव सोसाइटी पे पड़ता है। और एक विद्रोही अगर बालक, एक उसके मस्तिष्क में कोई विद्रोही जन्म लेता है, तो वो ताउम्र एक देश के लिए एक विद्रोही नागरिक के रूप में खड़ा हो जाता है, और उसको लगता है सोसाइटी ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, तो मैं इसके लिए क्या करूं। इस सोसाइटी में ऐसा ही चलता है। तो वास्तव में उसके विश्वास को बनाए रखने की बहुत आवश्यक है। आज हमने उसके सारे कानूनी पहलुओं पर चर्चा की है, और क्वेश्चन आए सबके मन में कुछ ना कुछ होंगे, मैडम उनका समाधान भी करेंगी। और हम सब लोग चूंकि बच्चों के लिए काम करते हैं, हम इसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इसलिए आज का सेशन हमारे लिए बहुत उपयोगी होगा। और हम एक लंबे समय से वेबिनार की श्रृंखला को चला रहे हैं। इसके लिए मैं CCF की पूरी टीम को बार बार बधाई देता हूँ। और मैं बार बार कहता हूँ कि हमने इतना लंबा एक लाइन खड़ी की है, अब उससे कोई लंबी लाइन खड़ी करने वाला नहीं है। इसलिए हमारी और जिम्मेदारी बन जाती है, हम और सेंसिटाइजेशन के साथ इसमें काम करें, और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें। और मुझे लगता है कि हम लोग बचे हुए 7 दिन के अंदर में प्रत्येक जो व्यक्ति इसमें जुड़ता है, जिसको मैं अब कार्यकर्ता या CCF परिवार का मेंबर है, उसको ध्यान रखना चाहिए कुछ 5-7 लोगों से वो हर सप्ताह चर्चा करे। ये महत्वपूर्ण विषय में आप जुड़िए, कुछ पेरेंट्स को जोड़ें, तो हमारा एक व्याप्त भी बढ़ता है, और जिस विचार को लेकर के हम ये काम कर रहे हैं वो लोगों तक पहुंचता भी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय कृपाशंकर जी, इस कार्यवाही को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद भाई साहब। श्यामल राव जी ने हैंड रेज किया है, काफी सीनियर हैं, छिंदवाड़ा से हैं, हमारे टीम के मेंबर हैं। श्यामल राव जी वैसे अपनी बात रखें। जी 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 भाई साहब, मैडम से थोड़ा ये प्रश्न मेरा ये है कि जो 363 के जो मामले जो आते हैं, खास तौर से जो एक गुमशुदा एक अलग मामला हो जाता है 363 में, लेकिन जो कोई व्यक्ति किसी को भगा के लेके जा रहा है और पुलिस में बता रहा है कि ये व्यक्ति ने बच्ची को लेके भाग गया है, तो उस मामले में पुलिस उनको वहां पे रिपोर्ट ना लिखते हुए उनको भगा देती है, ये स्थिति बनती है। और उस स्थिति में क्या हो जाता है कि वो उस परिवार यदि बार बार शिकायत करने के बाद भी उसकी बातें नहीं सुनी जाती, रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है, तो वो फिर कंप्यूटर सेंटर में जाता है, ऑनलाइन शिकायत करता है, आप लोगों के बीच में जाके वो बातें करता है कि रिपोर्ट लिखी नहीं जा रही है। तो कंप्यूटर में सेंटर में कई लोग आके बैठते हैं, तो वहाँ 74 का तो वहाँ पे डिस्क्लोजिंग तो होता ही है। जो चीज नहीं मालूम है वो चीज लोगों को मालूम हो जाती है। तो इस स्थिति में भी पुलिस को भी सेंसिटिव होना चाहिए, ताकि ऐसे मामलों को वो अपना FIR दर्ज करे, ऐसा मुझे लगता है। तो आप इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सर, मैं अग्री करती हूँ इस चीज से। और सिर्फ ऐसे इंसिडेंट्स नहीं जहाँ साइबर कैफे में सिर्फ ये इंसिडेंट्स नहीं, आप देखेंगे साइबर कैफे में कई बार लोग जल्दबाजी के चलते वो अपना ऑनलाइन एक्सेस कर रहे होते हैं, कुछ चीज अपने अकाउंट्स प्रॉपर्ली क्लोज नहीं करते हैं, साइन आउट नहीं करते हैं। बहुत बार बोला जाता है कि अगर आप कभी भी मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। हम लोग काफी सारे लोग ये खुद करते हैं, हम एयरपोर्ट्स पे जाते हैं और एयरपोर्ट्स का वाईफाई यूज करते हैं, पर हम ये नहीं समझते कि एयरपोर्ट का जो वाईफाई है वो ओपन एक्सेस वाईफाई है, और हम जो अपनी डिटेल्स शेयर कर रहे हैं वो अब पब्लिकली अवेलेबल हो सकती है। पर जब आप वाईफाई को उस चीज से कनेक्ट करते हैं, अपने फोन को उस वाईफाई से कनेक्ट करते हैं, वो आपको प्रॉपर एक वार्निंग इशू करते हैं कि ये एक पब्लिक एक्सेसिबल इंटरनेट वो है, नेटवर्क है, और आपकी डिटेल्स शेयर की जा सकती हैं। बट क्योंकि हम उस वाईफाई को यूज करना चाहते हैं, हम उस वार्निंग को इग्नोर करते हैं और हम उस वाईफाई को यूज करते हैं। इन्हीं सारी चीजों की वजह से कहीं ना कहीं हम अपनी एक डिजिटल आइडेंटिटी छोड़ते जाते हैं। मैं आपको एक और किस्सा बताती हूँ सर। एक रीसेंट
ऐसा नहीं कि पहले नहीं हुआ है, अब इस चीजों के बारे में बात की जाने लगी है, क्योंकि सिर्फ ये बच्चों से रिलेटेड नहीं है, इसीलिए मैंने स्पेसिफिकली इस टॉपिक पे टच नहीं किया। मैंने पहले इस बारे में बात की है अलग प्लेटफॉर्म्स पे, जिसे हम कहते हैं डीप फेक्स। जितनी बार, जैसे आज अगर मेरा एक वीडियो है जो इस लेक्चर के थ्रू यूट्यूब पे अपलोड होता है, या मेरे बाकी वीडियोस डले हैं, मैं कैसे बात कर रही हूँ, मेरा ये एंगल, मेरा वो एंगल, इन सारा एंगल्स का एक इमेज क्रिएट होता जा रहा है। और कल को जो ऑनलाइन अब्यूजर्स हैं, जो फ्रॉडस्टर्स हैं ऑनलाइन, वो इन डिजिटल आइडेंटिटीज को यूज करके मेरी एक फेक प्रोफाइल क्रिएट करेंगे और मेरी एक इमेज ऐसी बनाएंगे। अगर आपको याद हो तो ये इंसिडेंट बहुत ज्यादा वो हुआ था जब हमारी साउथ की एक एक्ट्रेस है, उनका डीप फेक वीडियो आया था सामने। एक बहुत सारे इंसिडेंट्स हमने देखे हैं जहां किसी ने डीप फेक का कॉल किया है सामने वाले को, आपके एक फ्रेंड का फोन आ रहा है, वो आपसे पैसे मांग रहा है और आप कह रहे हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल, आपको लग रहा है वही बंदा है जो पैसा मांग रहा है, और आप दे देते हैं और पता चलता है कि नहीं, ये तो कोई फेक आइडेंटिटी क्रिएट की गई है, एआई जनरेटेड। बट बात यह है कि ये एआई जनरेटेड कंटेंट आया कैसे, कैसे वो एआई जनरेट कर पाए कंटेंट, बिकॉज वी आर लीविंग आवर डिजिटल फुटप्रिंट्स। तो कमिंग बैक टू योर पॉइंट कि हम जब इंटरनेट कैफे में जाते हैं, हम उस कैफे की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकते हैं कि आपको वो इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी चाहिए थी, बट एट द सेम टाइम, लाइक सर सेड, राघवेंद्र सर सेड, दैट इट्स important that we take responsibility on our part, that if we are using a public software, if we are using a public platform, then it's important that we ensure that our identity is not unsecurely shared with any other platform. हमारी आइडेंटिटी को सिक्योर रखना हमारी ही जिम्मेदारी है, ये मुझे लगता है। जी, अभी इसको लेकर के बात भी चल रही है, डेटा प्राइवेसी बिल पे भी